नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। किसान आंदोलन का आज 84वां दिन है। आज किसान तैयारी कर रहे हैं कि कल होने वाले जो रेल रोको अभियान है उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं। किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन की घोषणा की हुई है। जानकारी के अनुसार वो स्टेशन पर ट्रेनों को रोकेंगे और यात्रियों को अपने मुद्दों के बारे में बताएंगे। देरी के लिए यात्रियों को चाय और खाना देंगे। इधर दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने सभी 16 जोन के जीएम और डीजी आरपीएफ की बैठक की है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन का राजनीतिक असर देखने को मिल रहा है। कल बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री के साथ आला मंत्रियों की और नेताओं की बैठक हुई, तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता और मंत्री संजीव बालियान के घर पर बैठक हुई, जिसमें खाप और उनके चौधरियों तक जाने और भ्रम को समाप्त करने की ओर बढ़ने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। करीब 40 सीटों पर जाट वोट बहुत महत्वपूर्ण है। उधर पंजाब की जो तस्वीरें आप देख रहे थे, पंजाब में भी 2022 में चुनाव है। कांग्रेस ने पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों में 7 नगर निगमों में क्लीन स्वीप किया है। आज जितने भी नतीजे आए हैं सब कांग्रेस के पक्ष में गए। मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और भटिंडा ये सब कांग्रेस जीत गई। भटिंडा में तो कांग्रेस 53 साल बाद आई। मोहाली का नतीजा कल आएगा। अकाली दल दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। बीजेपी का खाता नहीं खुला है। और आइए सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन के पास। रवीश, कल चक्का जाम होने वाला है, रेल रोको किसान कर रहे हैं, जरा बताइए क्या क्या तैयारियां हैं और क्या करेंगे किसान? देखिए, आज जो है वो दिन भर राकेश टिकैत ने अपने ख़ास लोगों के साथ में बैठक की है और अभी आप देखिए कि शाम का वक्त है। गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहले फूल जो है वो राकेश टिकैत ने लगाया और अब यहाँ पर हल चलाकर एक सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये कहना है कि 12 से 4 बजे तक ये जो चक्का जाम है ये होगा और किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है अपने जो समर्थक हैं कि कोई हिंसा नहीं करेगा। स्टेशन पर वे लोग जाएंगे और ट्रेन को रोकेंगे और साथ में जो सवारियां हैं उनको मट्ठा पानी जो है वो पिलाएंगे। राकेश टिकैत खुद किसी भी स्टेशन पर ट्रेन का चक्का जाम करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि कल इनको पंचायत में जाना है तो ये अपने पंचायत में जाएंगे। लेकिन इनके जो समर्थक हैं ये समर्थक अलग अलग जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाकर और ट्रेन को रोकेंगे। तो अभी फ़िलहाल की रणनीति यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से 4 घंटे तक का चक्का जाम होगा। और आपको निधि पता है कि 12 से 4 बजे का वैसे भी जो स्लॉट होता है उसमें ट्रेनें उतनी नहीं आती हैं, मतलब कम आती हैं। आज राकेश टिकैत से सुबह हम लोग पूछ रहे थे कि आखिर इससे सवारियों को काफ़ी जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि फ़िलहाल ज़्यादा ट्रेनें नहीं चल रही हैं और इसके वजह से उनका ये भी एक जो है वो संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाइए ताकि जो किसान हैं वो अपने अपने जो गंतव्य की जगह हैं वहाँ पर वो पहुँच पाए। तो उनका भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीला रुख है और उनको लगता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को एक हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई थी तो वो दोबारा उस तरीके की कोई घटना सामने ना आने पाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों को ये कहा है कि बहुत ही हल्के तरीके से चक्का जाम करना है और किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं करनी है और सवारियों को हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांगनी है अगर उनको कोई परेशानी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और ये बहुत अहम है जिस तरह से किसानों ने ये पूरा फैसला लिया है कि हिंसा नहीं होगी, किसी के साथ गड़बड़ व्यवहार नहीं होगा और अपनी बात पहुंचाने का यात्रियों तक एक तरीका होगा किसानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाटों का जो गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार हो रही महापंचायतों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की थी कल और कहा था कि बीजेपी नेता भी खाप पंचायतों के पास जाएं और आज ही बैठकें हुई हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हर रोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतों से बीजेपी की नींद उड़ गई है। सांगवान, दहिया, दलाल, बाल्यान जैसी बड़ी जाट खापों ने भी महापंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी को दिखने लगा है कि जाटलैंड में उसकी जमीन कमजोर पड़ने लगी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है।
राकेश टिकैत भी जाटों की बाल्यान गोत्र से हैं, जिसके प्रमुख उनके भाई नरेश टिकैत हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को खाप पंचायतों को समझाने के लिए कहा है। एक अलग प्रकार का ये भ्रम पैदा करने की कोशिश एक सच्ची कौम में, एक भोली कौम में, जिसे किसान कहते हैं, उनके मन में डालने की कोशिश की है। और हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि इन बिलों से तो केवल लाभ होने वाला है किसानों को। उनके बीच में पहले भी हम जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, फिर लगातार उनके बीच में जाएंगे और जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे घर के लोग हैं। अगर हमारे घर के लोगों के मन में कोई भ्रम है तो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना और सच्चाई बताना कि साहब ये जो बिल हैं ये आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको लाभ देने वाले हैं। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। जयंत चौधरी की महापंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। बड़े जाट नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देकर उन्होंने गलती कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हरा देने वाले मुजफ्फरनगर के सांसद और मंत्री संजीव बाल्यान की डगर सबसे कठिन है। बुधवार को उन्होंने भी जाट नेताओं के साथ अपने घर में बैठक की। लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी की जाट मीटिंग को कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है। सरकार को बैठक कर लें तो इससे बेहतर ये है कि बैठक करें कि किसान का जो मूल समस्या है उसका हल कैसे निकाला जाए। किसान की बात मानोगे नहीं, जात पात की बात करोगे, अब गोत्र की बात उछाल रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये सोचते हैं कि गोत्र की बात करके, खाप की बात करके आप किसानों को मना लोगे, आप अभी तक किसान के मिजाज को समझ नहीं पाए। बीजेपी की जाट नेताओं की बैठक को राकेश टिकैत ने उनकी सरकार पर आखिरी कील करार दिया। अब ये खालिस्तानी बता रहे थे, अब ये नया सब ले आए जाटलैंड वाला। हाँ। यही इनका नाश का कारण बनेगा। अच्छा। तो ये जो बांटने का काम कर रहे हैं, यही इनका इलाज करेगा। ये गलत चीजें हैं, देश को तोड़ने का काम ना करेगी। पहले खालिस्तानी बताते थे, अब जाटलैंड बताने लगे। इसमें मैं कोई तमाम सारे नेता थे, संजीव बालियान थे, उसमें गलत चीज है कि आप किसानों को समझाइए। वो तो वही बताएंगे ना, क्या इनको उन्होंने ही वोट दी, दूसरी बिरादरी ने किसी ने वोट नहीं दी इनको। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट चौधरी अजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी में चला गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमान और जाट वापस हो गए तो उन्हें 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगले महीने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। बीजेपी को पता है कि अगर वाकई में 2022 की अच्छी तैयारी करनी है तो पंचायत चुनाव में अच्छा करना होगा, और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि जो तमाम महापंचायतें, खाप पंचायतों से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जाट नेता बैठे हैं और वापस खाप पंचायतों के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन नजरें अगले महीने के पंचायत चुनाव पर। दिल्ली में सहयोगी रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। अब तक नगर निगम की 7 सीटें कांग्रेस को, भटिंडा में तो कांग्रेस 53 साल बाद आई है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। गजाली, जरा जो ये नतीजे आ जाए, इनकी अहमियत क्या है, क्योंकि किसानों का मसला सबसे ज्यादा पंजाब में उठा हुआ है। जी देखिए, आज जो है 117 जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत, इनके चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें से 8 कॉरपोरेशंस थे। कॉरपोरेशन शहरी इलाके में होते हैं। इन 8 में से 7 के ही नतीजे आए। एक मोहाली है जिसका नतीजा कल आएगा। इन 7 कॉरपोरेशंस के नतीजे जो आए हैं उसमें कांग्रेस जो है वो जीती है सभी जगहों पे। उससे ज्यादा वार्ड्स में उसके ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं। तो और जो निकाय चुनाव, काउंसिल और नगर पंचायत के नतीजे हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसके नतीजे और रुझान से अभी यही पता लग रहा है कि कांग्रेस ने पूरे स्टेट में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और उससे जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं डिस्टेंट सेकंड या थर्ड है या बहुत पीछे हैं। उसमें अकाली दल है और आम आदमी पार्टी है। भाजपा के लिए ये झटका इसलिए है
क्योंकि भाजपा से ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि किसानों में गुस्सा है, भाजपा वैसे भी अर्बन पार्टी है और किसानों के मुद्दे को लेकर हमने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है या देखा भी है कि पंजाब में कहीं भी उनको कैंपेनिंग करने नहीं दिया जा रहा था। ये सरकार की तरफ से नहीं था, बल्कि किसान ही उनके पीछे पीछे लीडर्स के बारे में जहां इंफॉर्मेशन मिलती थी कि वहां पर वो कैंपेन करने जा रहे हैं तो किसान वहां घेराबंदी कर लेते थे। इसके बावजूद अगर बात करें कि उनको झटका कहां लगा है, तो जो अर्बन एरियाज या उनके स्ट्रांग पॉकेट्स हैं, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर का इलाका, जहां से होशियारपुर लोकसभा को सोम प्रकाश जो केंद्र में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, वो रिप्रेजेंट करते हैं, और पठानकोट गुरदासपुर के लोकसभा सांसद सन्नी देओल के अंडर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ही जगह से कॉर्पोरेशंस की चुनाव बीजेपी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और बाकी इलाकों में तो उसने कई जगहों पर खाते भी नहीं खोले। इसके आंकड़े को मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि 50% से भी कम सीटों पे सिर्फ सिंबल पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, इंडिपेंडेंट्स इस बार ज्यादा थे। लेकिन ये बात तो है जो सारे लोगों को, सभी लोगों को पता थी कि बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐसा होगा। इससे बड़ी खबर ये है कि पंजाब में सेकंड और थर्ड रैंक के लिए या सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच थी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि यही लड़ाई 2017 के विधानसभा चुनाव में भी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी सेकंड रैंक पर रही। लेकिन आज इस निकाय चुनाव में देखें तो आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर है, जबकि राघव चड्ढा जैसे या मनीष सिसोदिया जैसे नेता पंजाब में दौरा कर चुके थे। कैप्टन गजाली, मेरे पास समय इतना, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को समझाने के लिए। और किसानों का मसला राहुल गांधी ने आज पुडुचेरी में भी उठाया है। वो यहाँ पर उन्होंने किसानों के मसले को याद किया और वहाँ पे मछुआरों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि आप लोग तो समुद्र के किसान हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने पिता राजीव गांधी के बारे में भी उनको याद किया। किसी ने जब सवाल उनसे पूछा, उनका कहना था कि कुछ ऐसा था कि जैसे जब वो गए कि मेरे दिल को किसी ने चीर के रख दिया हो, वो मेरे अंदर अभी भी जीवित है। Your father was killed by LTT. What are your feelings about these people? It's like someone has cut your heart out, no? It's like that. So I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. Violence cannot take away anything from you at all. It does not have the power. You can give up something, but violence cannot take anything from you. My father's alive in me. तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयासों को आज कुछ मजबूती मिली है। मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी हुई हैं। उनकी वकील रिबेका जॉन हमारे साथ जुड़ेंगी। बने रहिए देश की बात के साथ। बच्चियों, महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले सामने आते रहते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना, कानूनी लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के जालौन से दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ एक 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक अधेड़ ने हैवानियत की सीमाएं लांघ दी और दुष्कर्म किया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए उरई अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। बहरहाल, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के प्रयासों को आज कुछ मजबूती मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। उन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर के आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था। अदालत ने कहा है कि रमानी के लेख के कुछ हिस्से मानहानि लायक जरूर हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत का उचित तंत्र हमारे पास नहीं है। ऐसे मामलों में महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर महिलाओं को सजा नहीं दी जा सकती। और हमारे साथ रेबेका जॉन है, सीनियर एडवोकेट हैं और जिन्होंने प्रिया रमानी की लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद रेबेका जॉन समय निकालने के लिए। मैम, पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि बहुत ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है, बहुत चुनौतियां सामने आपके आई होंगी। जी, ताकतवर व्यक्ति थे, पुरुष थे, और एक महिला के खिलाफ उन्होंने डेफेमेशन का एक कंप्लेंट डाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिया रमानी ने 2018 अक्टूबर 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान जो डिस्क्लोजर्स किए थे उनके खिलाफ, वो डेफेमेटरी हैं।
देखिए, डेफेमेशन एक बहुत ही एक तरीके से एक छोटा सा केस माना जाता है, लेकिन प्रिया रमानी के लिए ये छोटा नहीं था। और जो बाहर इतने सारे औरतें जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए भी ये छोटा नहीं था, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि वर्क प्लेसेस पे जहां पे हम काम करते हैं वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। और एक महिला जो एक इक्वल सिटीजन है इस देश की, उसको ये जरूर अपेक्षा हो सकती है कि वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ एनवायरनमेंट में काम करे। तो ये एक एथिकल बैटल था, एक मॉरल बैटल था, एक औरतों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था। इसलिए मेरा मानना है ये जो जजमेंट आज आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और जहां पे जज ने ये कहा है कि जो भी प्रिया रमानी ने कहा कोर्ट में आके बयान दिया, वो सच है, वो उनको सच मानते हैं। तो हालांकि अगर आप उस सच को आप डिवॉइड द ट्रूथ देखेंगे तो जो पब्लिकेशन डेफेमेटरी माना जा सकता है, पर आईपीसी में ये एक्सेप्शन है कि अगर आपने सच बोला है पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक गुड के लिए, तो वो एक्सेप्शन आप लागू कर सकते हैं और उसको फिर डेफेमेशन नहीं माना जाता। हमने वही एक्सेप्शन प्लीड किया था कि जो भी प्रिया रमानी ने ट्विटर में लिखा है वो सच है। उसके बारे में उसने खुद आके वो अपनी ही गवाही उसने दी थी। उसके अलावा 2 और बहुत ही करेजियस वुमेन ने उसके साथ गवाही दिया, और कोर्ट ने हमारे तरफ की जो गवाही हमने जो दी थी उसको ठीक माना और कहा कि मुझे कोई ऐसा झिझक नहीं है ये मानने में कि जो भी प्रिया ने कहा था वो सच था। हर औरत को ये राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एक सेफ प्लेस पे काम करे, और अगर उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है, ये कोई जुल्म नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट के रुख से महिलाओं को साहस मिलेगा कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें, और जिस तरह से आपने भी पूरी उनके साथ दिया है, लेकिन ये आज का जो रुख था कोर्ट का, उससे हिम्मत मिलेगी महिलाओं को। जी बिल्कुल। देखिए, जो जिस तरीके से 15 अक्टूबर प्रिया रमानी ने 8 अक्टूबर 2018 को अपना ट्वीट किया था मी टू मूवमेंट के तहत, और 15 अक्टूबर 7-8 दिन के बाद ही उनके खिलाफ ये मुकदमा दिल्ली में मिस्टर अकबर ने दाखिल किया था। तो मतलब कि 8 दिन के अंदर ही ये कोशिश ये थी कि महिलाओं की जो आवाज है उसको चुप किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत लोग बाहर आ रहे थे, नॉट जस्ट अगेंस्ट मिस्टर अकबर बट बहुत अदर मेल बॉसेस के खिलाफ जो इंसिडेंट्स थे वो बाहर आ रहे थे। तो ये एक हमारा एक प्ली था कोर्ट में कि इस तरीके के मुकदमे से आप एक चिलिंग इफेक्ट फैलाते हो, आप औरतों को डराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आप मुंह खोलोगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने ये माना कि प्रिया रमानी के पास पूरा हक है ये एलिगेशन करने का, और क्योंकि वो खुद कोर्ट में आई और उसने खुद बयान दिया, और वो बयान कोई क्रॉस एग्जामिनेशन जो दूसरी साइड ने प्रिया के ऊपर किया था, उससे वो बयान में वो बिल्कुल कोई भी वो हिली नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि उसकी सच्चाई अपैरेंट है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई मानहानि हुई है यहाँ पे। बिल्कुल। तो हमारे लिए, औरतों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। और रेबेका, में एक आखिर में सवाल, आपने कहा प्रिया रमानी अपनी बात पर बनी रही, ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो खुद एक पत्रकार थी, लेकिन उनको आप जैसी एक वकील मिल गई। एक आम लड़की जो है उसके लिए ये हिम्मत जुटाना, ये साथ जुटाना बहुत मुश्किल होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को, कैसे हिम्मत बना के रखें? मुझे लगता है कि जो प्रिया ने किया कि वो किसी भी स्टेज पे वो उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटी, और वो यहाँ तक कि वो जेल जाने को तैयार थी। इसी से हमें हिम्मत मिलनी चाहिए कि जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे बहुत सारी अड़चन बीच में जरूर आ सकती हैं, पर अंत में जीत सच का ही होगा। और आज कोर्ट ने ये माना है कि प्रिया का सच ही था, और इसलिए उनको बरी कर दिया। बिल्कुल। रेबेका जॉन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को हिम्मत मिले और आप जैसे वकील जरूर उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, और आपको जम्मू से खबर बताएंगे। वहां पे 2 दिन के दौरे पर यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं।
डीडीसी चुनाव और 4G के बाद हालात सामान्य दिखाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि यहाँ के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं। केंद्र की कोशिश है कि विदेश से लोग देख पाएं कि कैसे यहाँ पर हालात सामान्य हो रहे हैं। बता दें, इनका ये तीसरा दौरा है। हजरत बल और डल लेक भी जाएंगे और यहाँ 2 हफ्ते पहले ही 4G की सेवाएं बहाल की गई थी। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, इस दौरे को कितना अहम माना जाए? ये भारत के लिए बहुत अहम दौरा है निधि, क्योंकि भारत इंटरनेशनल फोरम में ये बताना चाहता है किस तरह से ग्राउंड रूट की जो डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर करने में कामयाब हुआ है स्पेशल स्टेटस जाने के बाद। क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में बार बार पाकिस्तान जो है इस बारे में उठा रहा था कि वहां पे भारत जो है ज्यादती कर रहा है, लेकिन भारत ये दिखाना चाह रहा है कि किस तरह जो डेमोक्रेसी है, पंचायती राज है, ग्रास रूट लेवल की बिल्कुल एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल वो ले जाने में कामयाब हुआ है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि बेशक से ये लोग काफी लोगों से मिले, लोकल पॉलिटिशियन से मिले, हर एक पार्टी के लोगों से मिले, ग्रास रूट लीडर्स से मिले, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, मीडिया कर्मियों से मिले। लेकिन वहां की जो 2 अहम पार्टीज हैं और उनके जो 2 मुख्य नेता हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनसे ये लोग मुलाकात नहीं कर पाए। यही नहीं, ये भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से, बार बार ये संसद में भी पूछा गया था, क्योंकि कई सांसद जो हैं वो घाटी का दौरा करने जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया था। पिछले 1.5 साल में कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां की परमिशंस नहीं मिली। ऐसे में ये 3rd टाइम ये फॉरेन डेलीगेशन है जो वहां पर आया है। आज उसने श्रीनगर घाटी का दौरा किया है, कल वो जम्मू जा रहा है। कैंटोनमेंट में आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उन्हें ब्रीफ करेंगे, साथ में वहां पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर है हमारे पास छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक मासूम बच्ची की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। पिछले 48 दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही 14 महीने की सृष्टि को लगभग 22 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो 7 समंदर पार से आना है। लेकिन परिवार के सामने इतनी बड़ी रकम जमा कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। माँ बाबा की सृष्टि, 14 महीने की मासूम बिटिया, ये उम्र तो गोद में पालने में खेलने की थी, अस्पताल के पालने में नहीं। कोरबा के SCL में काम करने वाले सतीश के घर में 22 नवंबर 2019 को मासूम सृष्टि आई। 5 महीने बाद वो बीमार रहने लगी। लॉकडाउन में पिता बेबस थे। 14 दिसंबर को वेल्लोर लेकर गए तो कई टेस्ट के बाद पता लगा कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है और इस बीमारी के इलाज के लिए महंगी दवा की ज़रूरत है। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की बीमारी हुई है और जिसका की दवा भारत में नहीं है। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका दवा विदेश में है, जिसका कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसका दाम है वहाँ। और फिर वो अगर भारत में आए तो फिर उसके 6.5 करोड़ का टैक्स भी है, टोटल 22.5 करोड़ का लगभग है आसपास में। लेकिन इसी तरह का केस एक मुंबई में भी आया था। तीरा कामत की बच्ची थी, तो उनको वो जो 6.5 करोड़ का जो टैक्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है उनको। बाकी वो 16 करोड़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने बहुत मदद किया, तो 3 महीने लोग जमा कर लिए 16 करोड़। अभी उनका इंजेक्शन आने वाला है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उतना सारा पैसा तो है नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग मदद करें, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरी बच्ची की जान बचे। वापसी में रास्ते में ही दूध तक पीने में दम घुटने लगा तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां वो वेंटिलेटर पर है। ये एक तरह का डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज मतलब कि दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि दिन ब दिन नसें उसकी कमज़ोर होती जाती हैं, इसीलिए उसकी मांसपेशियां भी कमज़ोर होती चली जाती हैं। इसको बचाने के लिए, इसके बचाने के लिए जो है ना, सो एक इंजेक्शन आता है जो इंट्राथीकल लगता है, मतलब कि नस में पहुंचाई जाती है। वो करीब 94 लाख का एक वाइल आता है और शुरू में 4 वाइल लगता है और फिर करीब हर 4 महीने पे एक वाइल लगता है। तो ये काफ़ी महंगी प्रक्रिया है। एक तो जीन थेरेपी भी होती है,
जो कि नस से दवाई पहुंचाई जाती है, उसकी दवाई काफ़ी महंगी है, $2.1 मिलियन का है। सृष्टि को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के महंगे इंजेक्शन और दवाओं की जरूरत है। उसके नाम पर बने मदद कोष में 14 दिनों में अब तक 356 लोगों ने 3,46,231 रुपए की मदद की है, जो 22 करोड़ रुपए के पहाड़ के सामने बहुत कम है। माता पिता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा हमसे, आपसे उम्मीद है और डॉक्टरों को दवा की जल्द से जल्द जरूरत है। कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ऊपर से उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसको भोजन मिलता रहे और सिर्फ पाइप से उसको खाना पहुंचाया जा रहा है, उसकी सांस रुकी हुई है तो उसके कारण उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन ये लंबा खींचने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ने वाली बीमारी है, ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जब तक इसका जीन थेरेपी नहीं है। और जीन थेरेपी फिलहाल एक सपना ही दिख रहा है। एक बच्ची का बाप हूँ, कई कहानियाँ कहता हूँ, लेकिन ऐसी कहानी से रूह कांप जाती है। एक बाप की बेबसी याद आती है सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियाँ, फूल की चाह, जिसमें वो कहते थे, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, काली कांति पड़ गई इसकी, हंसी न जाने गई कहाँ, अटक रहे हैं प्राण क्षीणतर, सांसों में ही हाय यहाँ, अरे निष्ठुरे बड़ी हुई है यदि तेरी तृषा नितांत, तो कर ले उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत। कोरबा से विजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तेलंगाना से खबर है, बताएंगे क्यों एक देवी को चढ़ाई गई है सोने की साड़ी। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सालगिरह है और इस मौके पर जश्न मनाने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए मंत्रियों और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें होड़ लग गई है। किसी ने 2.5 किलो की सोने की साड़ी मंदिर में चढ़ाई है, तो किसी ने 1 करोड़ पौधे लगवाए हैं। गिरजाघर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर भी उनके उम्रदराज होने के लिए मन्नतें मांगी गई हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।